नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह की जानिब से इजरायली सेटलर्स को अटैक करने का आगाज कर दिया गया है। बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड और अनयूजुअल रिपोर्ट्स इस वक्त सामने आ रही हैं। इससे पहले हिज़्बुल्लाह की जानिब से अनाउंसमेंट सामने आई थी कि इजरायली सेटलर्स शहरों को खाली कर दें। बिल्कुल उसी तरह जैसे इजराइल जो है वो कह रहा था इधर के हिज़्बुल्लाह ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और ये जगह खाली करें और वो जगह खाली करें, और दुनिया रोकने के लिए इजराइल को नहीं आई। तो हिज़्बुल्लाह ने फिर टिट फॉर टैट का जो है फार्मूला अपना लिया है और अब सेटलर्स को हाइफा में बहुत बड़े अटैक हुए हैं, साथ नहारिया, साथ दीगर शहरों के अंदर, एकार के अंदर, वहां पर सेटलर्स की कैजुअलिटीज इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं। साथ लेबनान की नेशनल आर्मी, हजारों फौजी लेबनान की नेशनल आर्मी ने सदरन लेबनान के वहां पर उतार दिए हैं जहां पर इस वक्त बैटल जारी है। सदरन लेबनान में हजारों लेबनीज नेशनल आर्मीज के जो सोल्जर्स हैं वो उतर गए हैं। इसी दरमियान गजा से डजन्स ऑफ जो इजरायली कैजुअलिटीज हैं उनकी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। और नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह के हमलों के नतीजे में जो एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ने लगा है, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। और लेबनान बॉर्डर के ऊपर जो इजराइल की कैजुअलिटीज हो रही हैं उनके ऊपर नई रिपोर्ट सामने आई है। और पता ये चला है कि हंड्रेड्स ऑफ कैजुअलिटीज, इजरायली मीडिया मान रहा है, इजरायली तमाम इंस्टीट्यूट अब ये रिपोर्ट जारी कर रहे हैं कि हंड्रेड्स ऑफ कैजुअलिटीज लेबनान बॉर्डर पर हुई हैं, जिनको स्ट्रिक्ट सेंसरशिप के जरिए छुपाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो भी चीजें सामने आ चुकी हैं। इसी दरमियान ईरान के वजीर खारजा इराक के अहम तरीन दौरे पर, अब हम ऐसे टाइम के अंदर है कि किसी भी वक्त इजरायली हमला हो सकता है, और ईरान के वजीर खारजा अहम तरीन दौरे पर इराक रवाना हो रहे हैं। इराक की एयर स्पेस इस्तेमाल होने जा रही है और कल को अगर फौज दाखिल होगी ईरान में अमरीकी, तो वो भी इराक ही के जरिए होगी। तो इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा निकारागुआ, साउथ अमेरिका का एक बड़ा कंट्री, उन्होंने अपनी जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं इसराइल के साथ ख़त्म कर दिए हैं। क्रिश्चियन स्टेट ने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज है वो ख़त्म कर दिए हैं। और अमरीकी इलेक्शंस में क्या फ़र्क पड़ा है, ट्रंप लीड कर गए, कैमला हारिस पीछे रह गई है, जंग एस्केलेट हुई है तो ट्रंप आगे निकल गया है। तो बराह रास्त जो असर पड़ रहा है, अब बाइडेन इंतजामिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि उनकी गवर्नमेंट, उनकी कैंडिडेट, और वो इस वजह से जो ना मतलब उसके जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो रही है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो जंग है वो एस्केलेट कर रही है। ये ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज करते हैं जो इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड लेवल के हमले हुए हैं और ताबड़तोड़ हमले इसको बताया जा रहा है। सेटलर्स को हिट करना हिज़्बुल्लाह की जानिब से शुरू कर दिया गया है। हाइफा, नहारिया, ये तमाम अहम तरीन शहर, और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक कैजुअलिटीज वहां से बताई जा रही हैं। इजरायली आर्मी, वी मॉनिटर द लॉन्च ऑफ about 35 rockets towards Haifa Bay and Upper Galilee. Occupied Haifa is under fire and all troop gatherings are being targeted with missiles. Under fire is Haifa. Haifa बैकबोन है इसराइल की, जो इस वक्त अंडर फायर आ चुका है। मतलब वो ताबड़तोड़ हमलों की जद में है। कोई अब ऐसा लम्हा नहीं बचा है जब वहां पर सायरन्स ना बज रहे हो, कहीं धमाके, कहीं पर आग लगी हुई है, कैजुअलिटीज, हॉस्पिटल्स हाई अलर्ट के ऊपर हैं, मतलब जख्मी लाए जा रहे हैं और मुर्दा लाए जा रहे हैं वहां पर। हाइफा हैज नेवर बीन हिट सो फ्रिक्वेंटली एज इट हैपनिंग। हाइफा को कभी भी इतना फ्रिक्वेंटली हिट नहीं किया गया, इतना तसलसल के साथ हिट नहीं किया गया जितना इस वक्त हाइफा को किया जा रहा है। तो हिज़्बुल्लाह जो ग्रेजुअली अपनी जो रफ्तार है उसको बढ़ा रही थी, अपने क्वालिटेटिव वेपन्स को इस्तेमाल कर रही थी और क्वांटिटी को बढ़ाती चली जा रही थी, डे बाय डे जो एस्केलेशन हो रही थी, अब वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर पहुंच गई है कि हाइफा तारीख में सबसे ज्यादा तसलसल के साथ इस वक्त निशाना बन रहा है और वहां पर सेटलर्स की कैजुअलिटीज की खबरें सामने आ रही हैं। नंबर ऑफ रॉकेट्स फायर्ड इन द लास्ट बैराज फेल टुवर्ड्स एकर एंड करायोत। इजरायली मीडिया कंफर्म कर रहा है कि नंबर ऑफ रॉकेट्स करायोत, जो हाइफा डिस्ट्रिक्ट का एरिया, और एकर वहां पर आकर गिरे हैं। 2 settlers were injured as a result of the recent rocket salvo on Haifa. 2 settlers, इजरायली मीडिया की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक, अगेन हम नंबर्स के ऊपर नहीं जा रहे हैं ये कितने नंबर्स हैं, अगर 2 को भी माने तो सेटलर्स जो उनकी करीब, जो उनकी एलीट क्लास है, जिनको बचाने के लिए उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रखे हैं, दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल एयर डिफेंस बना रखा है, अब वो एलीट क्लास सेटलर्स हिट होना शुरू हो गए हैं। और ये इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं और नंबर इससे कई गुना। रेजिस्टेंस टारगेट्स ज़ोफलोन मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस विद रॉकेट साल्वो।
यहीं पर जो मिलिट्री बेसेस हैं वो भी निशाना बन रही हैं। कैजुअलिटीज नियर अकर इन लास्ट मिसाइल अटैक फ्रॉम लेबनान। इसके साथ साथ कहां पर कैजुअलिटीज हुई हैं? हाइफा के साथ अकर के अंदर भी इजरायली मीडिया के सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं कि वहां पर कैजुअलिटीज हुई हैं। 3 इंजरीज वर ट्रांसपोर्टेड टू अल जलील मेडिकल सेंटर इन नहारिया फॉलोइंग हिजबुल्लाह's रॉकेट लॉन्च इनटू वेस्टर्न अल जलील। नहारिया जो इसके अगला शहर है वहां पर भी कैजुअलिटीज हो रही हैं। तो ये 3 बड़े शहर, साहिली एलीट क्लास यहां पर रहती है, तीनों में एक साथ हमला हुआ है और तीनों में कैजुअलिटीज इस वक्त रिपोर्ट की जा रही है। अभी ये इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं, लेकिन बहुत मैसिव लेवल का ये अटैक जो वो किया गया है। नंबर ऑफ रॉकेट्स लॉन्च फ्रॉम लेबनान इन द लास्ट मिनट्स फेल इन नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन द अपर गलीली। ना सिर्फ ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज, बल्कि अपर गलीली के अंदर जो नंबर ऑफ सेटलमेंट्स हैं वहां पर भी इजरायली मीडिया खुद कंफर्म कर रहा है कि नंबर ऑफ रॉकेट्स वहां पर भी गिरे हैं। तो अभी ये कुछ मिनट पहले ये बहुत मेजर लेवल की एस्केलेशन हमें देखने को मिल रही है कि मतलब वो दर्जनों सेटलमेंट्स और फिर ये मेन जो सिटीज हैं ये सारे धमाके और आग और हलाकतें ये सारी वहां पर देखी जा रही हैं। हालांकि इजराइल तो दिनों के अंदर हिजबुल्लाह को कुचलना चाहता था और लेबनान के ऊपर उसने खौफनाक तरीन बमबारी की है पिछले 3 हफ्तों के अंदर। तारीख में कभी इस लेवल की बमबारी नहीं हुई, लेकिन अब जो उसकी तमाम चालें हैं वो उल्टी पड़ रही हैं। इसके अलावा मिसाइल साल्वो टुवर्ड्स द ऑक्युपाइड टेरिटरीज इन अल जलील, और एक बड़ी स्पेशल रिपोर्ट आज जारी हुई है और CNN खुद इसको जो है जारी कर रहा है। सफेद हॉस्पिटल के अंदर जो जिव हॉस्पिटल है, ये उनका सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इसकी आज नजीर रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो पहला 2 दिन थे ग्राउंड ऑपरेशन के, यानी पिछले मंगल की सुबह ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ, तो पहले जो 48 घंटे थे जिव हॉस्पिटल की आज ये रिपोर्ट सामने आई है कि वहां पर क्या हुआ पहले 48 घंटों में। वी रिसीव्ड मोर देन 100 सोल्जर्स इन द फर्स्ट डेज ऑफ द ऑपरेशन इन लेबनान। पहले 2 दिनों के अंदर 100 इजरायली फौजी लाया गया सिर्फ जिव हॉस्पिटल के अंदर। इसलिए हम आपको बता रहे हैं जो रिपोर्ट्स आती हैं ये ओनली 30-40% है और जो आगे वक्त गुजरेगा पिछले वाकयात की मजीद रिपोर्ट्स खुलकर सामने आएंगी। जैसे आज ही ये रिपोर्ट जारी हुई, 19,000 से ज्यादा कैजुअलिटीज इजरायली फौज की मानी है इजरायली हेल्थ मिनिस्ट्री ने पूरे साल के अंदर जो हुई, सिर्फ नॉर्थ की, गजा की नहीं उसमें शामिल, सिर्फ नॉर्थ की, वो आज पहली बार उन्होंने मानी है एक साल के बाद। तो बहुत सारी ऐसी चीजें इस वक्त हो रही हैं जिनको बड़ी स्ट्रिक्ट सेंसरशिप के साथ छुपाया जा रहा है, लेकिन वो खुलकर आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं और अब सबको पता है कि बहुत मैसिव लेवल की कैजुअलिटीज और नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ता चला जा रहा है। और आज से ये जो सिलसिला इजरायली सेटलर्स की हलाकतों और वो एलीट क्लास सेटलर्स वो शुरू हो गया है, तो ये मजीद जो है वो इंपैक्ट वहां पर क्रिएट करेगा। तो जिव हॉस्पिटल और CNN ये रिपोर्ट जारी कर रहा है कि 100 तो वहां पर लाए गए थे और इजराइल का ये गोल था हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करने का, लेबनान के ऊपर हमला करने का, कि हम अपने सेटलर्स वापस लाना चाहते हैं। लेकिन ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो कि इजरायली नेशनल इंटरेस्ट इंस्टीट्यूट की है, उसने बताया है कि उल्टा जो एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ने लगा है, जो नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ने लगे हैं, यानी बड़े बड़े शहरों से इजरायली सेटलर्स निकल रहे हैं। ये प्लान हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हिजबुल्लाह चाहती है कि इन बड़े शहरों से डिस्प्लेसमेंट हो और ये सारे साउथ के अंदर चले जाएं, फिर साउथ में यमन और बाकी सारे अटैक करेंगे। तो इजराइल इस घमंड और तकब्बुर के साथ उतरा था कि वो अपने सेटलर्स को वापस लाएगा, लेबनान पर कब्जा करेगा, ग्रेटर इजराइल का हिस्सा बनाएगा। लेकिन ये सारे सेटलर्स अब मजीद इवैक्यूएट हो रहे हैं और बहुत छोटा सा इजराइल है, इजराइल में ऑलरेडी जगह नहीं है, तो ये जो नई इवैक्यूएशन हो रही है ये उनके लिए अनअफोर्डेबल होगी। अंदर जो एक अलावा 5 लाख, हमने 10 लाख वहां पर मुजाहिरीन देखे, फिर वो दब गए। लेकिन ये जो सारे वाकयात हो रहे हैं ये आप देखेंगे एक बार फिर अंदर से बहुत बड़ी मूवमेंट उठेगी। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इजरायलीज हैव बीन इवैक्यूएटेड एंड दीज नंबर्स इंक्रीज एज हिजबुल्लाह एक्सपैंड्स द जियोग्राफिक स्कोप ऑफ इट्स अटैक्स। और चूंकि हिजबुल्लाह ने मजीद अपने हमले एक्सपैंड कर दिए, लाइन ऑफ फायर जो है वो एक्सपैंड कर दिया है, तो अब उन एरिया से जहां पर असल में नॉर्थ वाले आकर आबाद हुए थे, मतलब मिसाल के तौर पर नॉर्थ वाले आकर हाइफा में आबाद हुए, सेंटर में आबाद हुए, अब वो भी उल्टा इवैक्यूएट होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, तो ये हिजबुल्लाह के हवाले से बहुत अनयूजुअल लेवल की खबरें और ये उनकी जबरदस्त फतह का इजहार है कि ना उनके फिजाई हमले रुके, ग्राउंड के ऊपर वो उनका सामना कर रहे हैं, उनकी जो अलायंस है उसके अंदर इजाफा हो रहा है, उनकी सपोर्ट के अंदर इजाफा हो रहा है, उनके इंटेलिजेंस मिशंस उसी तरह से जारी हैं, उनकी कैपेबिलिटीज बिल्कुल जबरदस्त फॉर्म के अंदर हैं। और अभी तो वो कह रहे हैं दिस इज ओनली द बिगिनिंग, और अभी तो हमने
मतलब एक तवील जंग के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और जो हिजबुल्लाह की असल सलाहियतें हैं कि वो 5,000, 10,000, 15,000 फायर कर सकते हैं, वो अभी उस तरफ आ ही नहीं रहे। वो जब सूटेबल उनके लिए वक्त होगा तो वो कैपेबिलिटी भी वो दुनिया को दिखाएंगे। अच्छा, अब नाज़रीन जो अगली खबर आ रही है लेबनीज नेशनल आर्मी के हवाले से बड़ी खबर यह है कि उन्होंने 10,000 फौजी सदरन लेबनान के अंदर उतार दिए। सदरन लेबनान में जहां पर हिजबुल्लाह के थाउजेंड्स ऑफ फाइटर्स लड़ रहे हैं और 15-15 एक्सेस के ऊपर इजरायली फौज का सामना कर रहे हैं, वहां पर अब 10,000 लेबनीज नेशनल आर्मी ने अपने सोल्जर उतारने का फैसला कर लिया। और यह बात ज़हन में रखें कि हिजबुल्लाह भी तो मतलब जो उसमें लड़ने वाले फाइटर्स हैं वो कौन हैं? वो लेबनीज ही तो हैं। तो लेबनान की नेशनल आर्मी भी लेबनीज और हिजबुल्लाह में भी लेबनीज है, यानी वही जज्बा, वही स्पिरिट और ऑक्युपायर के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। और वही उनकी जो एक होता है ना कि आप में जोश और जुनून, मतलब एक ही मिट्टी के हैं ना सारे, कुछ हिजबुल्लाह में है और वो नेशनल आर्मी के अंदर है। तो अब इसके साथ जो साथी कंट्रीज हैं उनको कहा जा रहा है लेबनान की जानिब से कि वो फाइनेंस करें और असलिया भेजें। द आर्मी सीक्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इट्स सोल्जर्स इन सदर्न लेबनान टू 10,000। अल जजीरा का सबूत हमने आपके सामने रखा है। द आर्मी इज कम्युनिकेटिंग विद फ्रेंडली आर्मीज टू फाइनेंस एंड इंक्रीज इन इट्स नंबर्स एंड इक्विपमेंट इन सदर्न लेबनान। मजीद असलिया भेजें और फाइनेंस करें कि लेबनीज आर्मी की ये जो फाइट है, क्योंकि अब ये पूरे लेबनान के ऊपर हमला है ना। सिर्फ 2006 की जंग सिर्फ हिजबुल्लाह की जंग थी, ये जंग पूरे लेबनान की जंग है और बेसिकली ये पूरी ह्यूमैनिटी की, पूरी इस्लामिक नेशन की ओवरऑल जंग है। जैसे उर्दुगान ने कहा कि हमें पता है कि लेबनान के बाद हमारी बारी होगी, तो हम ये लेबनान हमारी फ्रंट लाइन स्टेट है और हम बराह रास्त यहां पर जाकर लड़ेंगे। द आर्मी विल नॉट अलाउ द इजरायलीज टू स्टॉर्म इट्स पोजीशंस इन द सदर्न लेबनान एंड विल डिफेंड देम। हम इनको इजाजत नहीं देंगे कि ये यहां पर दाखिल होंगे और पूरी तरह से हम अपना जो वतन है उसको डिफेंड करेंगे। तो ये ताज़ा तरीन लेबनीज आर्मी। अब जरा गजा से आने वाली जो रिपोर्ट्स हैं, हमास मौजूद है और फाइट कर रही है। दुनिया इस बात को समझने से कासिर है, नेटो की तमाम पावर हमास ने गजा की रेत में गाड़ दिया, इबरतनाक शिकस्त। और अभी ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक गजा ने एश्कलोन के ऊपर रॉकेट्स फायर किए हैं। 1 साल के बाद गजा से रॉकेट्स एश्कलोन के ऊपर फायर हो रहे हैं। तो हिजबुल्लाह और आगे ईरान और यमन, क्या उनकी फायरिंग कैपेबिलिटीज टूट सकेंगी? 20 साल 50 साल तक जंग चली रहे तो भी ईरान के रॉकेट्स खत्म नहीं होंगे। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि उनको सिर्फ जरूरत इस अमर की है कि उन्होंने अपनी इतनी पावर बचा के रखनी है कि हर रोज उन्होंने तेल अवीव पे 2 रॉकेट फायर करने, और वो तो वो कर ही सकते हैं। तो ये इजरायली सेटलर जो अभी से निशाने के ऊपर आ गए, ये कितने दिन ये बर्दाश्त करेंगे अपनी हलाकतें और सायरन्स बजना और रोजाना बंकर्स में जाना अपना सारा काम छोड़कर, और एयरपोर्ट्स तबाह हो चुके होंगे ना, ये ट्रैवल कर सकेंगे। तो इस तरह निजाम चलने वाला नहीं है। जरा देखिए, 2 रॉकेट्स फायर्ड फ्रॉम गाजा स्ट्रिप फेल इन एश्कलोन, द रेजिस्टेंस फायर्स रॉकेट्स टुवर्ड ऑक्युपाइड एश्कलोन। इसके अलावा 15 इजरायली फौजियों को मारा गया है। आवर फाइटर्स मैनेज टू डेटोनेट अ हाईली एक्सप्लोसिव डिवाइस एट इजरायली इन्फेंट्री फोर्स ऑफ 15 इजरायली सोल्जर्स while they were trying to storm a house, killing and wounding its members। 15 इजरायली फौजियों को घात लगाकर मारा गया। और ये वो गजा है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री की, यानी जब से ये गोला बारूद और फिजाइया, मॉडर्न हिस्ट्री का ये मतलब सबसे बड़ा वाकया कि किसी एक जगह के ऊपर इतनी बमबारी की गई हो। किसी वॉर में, इवन वर्ल्ड वॉर के अंदर कोई ऐसा सिटी नहीं था जिस पर इतनी ज्यादा बमबारी की गई हो। वो एक जर्मनी का ऑशोविट्ज एक सिटी था, उसके ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं जहां पर ये ज्यूज वगैरह थे। वो बताया जाता है कि वर्ल्ड वॉर के अंदर सबसे ज्यादा जिसके ऊपर बम गिराया गया वो सिटी था, लेकिन गजा के ऊपर जो बम गिराए गए वो ऑशविट्ज से भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये तारीख में किसी शहर के ऊपर, किसी इतने छोटे से एरिया के ऊपर इतने बम जो है वो नहीं गिराए गए। तो गजा आज भी कन्फ्रंट कर रहा है और डिग्निटी के साथ और खड़ा है, पूरी तरह से इजराइल को रेजिस्ट कर रहा है और उनके फौजियों को बाकायदा तौर पर मार रहा है। अच्छा, इसी दरमियान नाज़रीन जो अगली खबर सामने आ रही है वो ईरान के, अगर हम जो इजराइल का हमला ईरान के ऊपर होने जा रहा है, एनबीसी ने एक बड़ी रिपोर्ट जारी की है। इजराइल पॉइज्ड फॉर रिटेलिएटरी स्ट्राइक ऑन ईरान। हमला बिल्कुल आखिरी घड़ी इस हवाले से एनबीसी रिपोर्ट कर रहा है। यूएस ऑफिशियल्स कंफर्म इजराइल इज प्रिपेयरिंग स्ट्राइक ऑन ईरान्स मिलिट्री एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। यूएस कंफर्म्स कि इजराइल अब किसी भी लम्हे, द स्ट्राइक कुड कम एज सून एज दिस वीकेंड। ये इतना अर्ली हो सकती है कि ये वीकेंड, मतलब ये वीकेंड ही चल रहा है ना, तो इसी वीकेंड के ऊपर ये हमला हो सकता है। एनबीसी रिपोर्ट कर रहा है ये इतना अर्ली हमला हो सकता है, इतने ज्यादा चांसेस मौजूद हैं। अल्टीमेटली रियासतें कैसे
रिएक्ट करती हैं, वो क्या सोच रही होती हैं, ये कोई भी नहीं जानता। लेकिन क्लोज तरीन आप एस्टिमेट लगाते हैं तो एनबीसी ये कह रहा है कि इसी वीकेंड के ऊपर हमला हो सकता है। इजराइल से मिलिट्री रिमेन्स ऑन हाई अलर्ट एंड यूएस हैज प्रिपेयर्ड टू डिफेंड इट्स एसेट्स अगेंस्ट एनी ईरानियन काउंटर अटैक। इजराइल की जो आर्मी है वो हाई अलर्ट के ऊपर है और अमेरिका ने अपने बेसेस और अपने सारे एसेट्स को डिफेंड करने की जो तैयारी है वो भी पूरी तरह से कर ली है। लेकिन जरा नेशनल इंटरेस्ट, इसकी दूसरी रिपोर्ट देखिए कि ईरान के ऊपर जो हमला अब एरोगेंस के साथ, पहले गजा में हारा, फिर वेस्ट बैंक, अब लेबनान में हारने के बाद अब वो ईरान के साथ जंग करने के लिए जा रहा है। नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट देखिए जो इजराइल ही का इंस्टीट्यूट है। इजराइल लैक्स द एबिलिटी टू डील विद द इंटायर ईरानियन थ्रेट अलोन एंड मस्ट बिवेयर ऑफ एरोगेंस। इजराइल को अपनी एरोगेंस से बाहर निकलना चाहिए, यह इजराइल का इंस्टीट्यूट बता रहा है। और वो कह रहा है कि ईरान से इजराइल निमट नहीं सकता है। टैक्टिकल विक्ट्रीज हमेशा बड़ी पार्स हासिल करती रहती हैं। वियतनाम में आपने देखा कि अमेरिका ने कितने वहां पर वियतनामीज अपनी जानों से गए, कितने वहां पर लीडरशिप को मारा, क्या कुछ नहीं किया। ठीक है, वो टैक्टिकल विक्ट्रीज हैं, लेकिन क्या वो पूरी तरह से अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं? तो इजराइल का इंस्टीट्यूट, नेशनल सिक्योरिटी का इंस्टीट्यूट बता रहा है कि इजराइल को अपनी एरोगेंस से बाहर निकलकर सोचना चाहिए और उस मुताबिक अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। आगे नाज़रीन चलें तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इराक के दौरे के ऊपर, हंगामी दौरे के ऊपर, यानी इसी वीकेंड के ऊपर हमला हो सकता है। और अगले घंटों में ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो दौरा करने जा रहे हैं इराक का, और टू मीट विद सीनियर ऑफिशियल्स एंड डिस्कस द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द रीजन। अब इराक, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि इराक कितना इंपॉर्टेंट है, ईरानी सदर का पहला दौरा भी इराक का हुआ था। तो इराक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला करना है तो वो इराक की एयर स्पेस के बगैर नहीं हो सकता। अगर उधर से हमला होगा इजराइल का, वो भी इराक की एयर स्पेस के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि सऊदी अरब की एयर स्पेस वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो भी इराक से होकर आएंगे। जो अमेरिकी फौज है वो जब भी दाखिल होगी, जब भी ये जंग होनी है, तो अमेरिकी फौज भी इराक की सरजमीन ही से ईरान के अंदर दाखिल होगी। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई जमीनी रास्ता उनके पास नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अगर अमेरिकी बेसिस तक जंग फैलती है तो अमेरिकी बेसिस इराक ही के जो अंदर मौजूद हैं वो अंडर अटैक आएंगी, सऊदी अरब में थोड़ी आएंगी, क्योंकि सऊदी अरब या बाकी तो इसमें हिस्सा नहीं ले रहे। तो इराक और फिर उसके बाद शाम में जो अमेरिकी बेसेस हैं वो अंडर अटैक आएंगे। तो इराक पूरी तरह से बैटलफील्ड का हिस्सा है और बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखिए, इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान की जो जंग हुई है किस एक मुल्क के साथ हुई है? इराक के साथ हुई है। ठीक है, तो इराक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए। तो बहुत सारी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के ऊपर बहुत सारे मुद्दे और इससे हटकर भी बहुत सारी चीजें होंगी, उस पर डिस्कशन के लिए ईरानी जो वजीर खारजा वो रवाना हो रहे हैं। अब आप देखिए दुनिया किस तरह करेजियस पोजीशन ले रही है और डिग्निफाइड पोजीशन यहां पर ले रही है कि निकारागुआ, साउथ अमेरिका का जबरदस्त मुल्क, उसने मुकम्मल तौर पर अपने जो ताल्लुकात हैं वो इजराइल के साथ खत्म कर दिए हैं। निकारागुआ का जो बयान जारी हुआ है, वी हैव डिसाइडेड टू कट डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल because of its attack on Palestinian territories. Because of its attacks on Palestinian territories, the Israeli government is fascist and commits genocide. मुझे बताइए, यूएई या इस तरह के ममालिक जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड के जरिए इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की, क्या उन्होंने भी कोई इस तरह का बयान जारी किया है? क्या उन्होंने भी कोई लफ्ज इस्तेमाल किया है कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है? क्या उन्होंने भी कहा है कि हम अपने डिप्लोमेटिक टाइज खत्म कर रहे हैं? साउथ अमेरिका की एक क्रिश्चियन स्टेट इतनी सख्त जो है ना वो स्टेटमेंट जारी कर रही है और अपने तमाम ताल्लुकात खत्म कर रही है। भाई उनको क्या पड़ी, उनका क्या रिश्ता है फलस्तीन के साथ, या उनके ऊपर क्या प्रेशर है? तो ये देखें, दुनिया डिग्निटी के साथ जो है ना अपनी पोजीशंस ले रही है और ये हक्को बातल की लड़ाई है। और इसमें आपने हिस्ट्री की राइट साइड के ऊपर खड़ा होना है और उन्हीं की अजमत होगी जो हिस्ट्री की राइट साइड के ऊपर जाकर खड़े होंगे। और फिर इसका मामला बरह रास्त ग्लोबल ऑर्डर के भी साथ है। दुनिया में 2 ब्लॉक्स हैं, आप किस ब्लॉक का हिस्सा बन रहे हैं? ठीक है, तो ये इनको भी पोजीशन लेनी चाहिए और वक्त आ गया। और ये जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि अब ये उसको रिवाइव नहीं कर सकते हैं, ये रिवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जो बादशाहतें हैं वो सब ज्यादा खतरे में आ गई हैं। अब लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा है, फिलहाल तो वो खामोश हैं, लेकिन अगर लोगों की विल के खिलाफ इजराइल के साथ ताल्लुकात बहाल किए गए तो फिर बादशाहतें कमजोर हो जाएंगी और फिर वक्त के साथ साथ फिर उनका वही नतीजा निकलेगा जो बाकियों का निकलता है। तो ये रिवाइव नहीं कर सकते, इसलिए अब इनको जल्द, और अगर शुरू में इन्होंने ये खामोशी ना दिखाई होती तो जो कुछ गजा में हुआ है ये ना होता। ये 100% कन्फर्म है। अगर इसराइल को इनकी सपोर्ट ना होती, इसराइल कभी भी ये ना करता जो गजा में उसने किया है। अब नाज़रीन, अगर हम अमेरिकी इलेक्शन की बात करें तो आज बहुत बड़ा दिन है। अमेरिकी इलेक्शन में बहुत बड़ा शिफ्ट आया है कि ट्रंप लीड कर गए हैं कैमला हारिस को। जब से कैमला हारिस आई हैं
वो 5-7 पॉइंट आगे ही रही हैं ट्रंप से। और जब दोनों की डिबेट हुई थी तो उसमें तो कैमला हैरिस 2-4 पॉइंट मजीद आगे निकल गई थी। लेकिन अब नाज़रीन तब्दीली आ गई और इसका हम आपसे तज़किरा कर चुके हैं। अगर सीज फायर ना हुआ, अगर ये जंग एस्केलेट हुई तो कैमला हैरिस को नुकसान होगा। तो आज का जो ताज़ा तरीन सर्वे सामने आया है, पहली बार ट्रंप लीड कर गए हैं। और लीड कहां पर किया उन्होंने? स्विंग स्टेट्स के अंदर। अब ये स्विंग स्टेट्स क्या होती हैं? मिसाल के तौर पे कुछ रियासतें हैं जो डेमोक्रेट्स की हैं, कुछ रिपब्लिकन्स की हैं, वो तो उनके वोटर्स वहां पर हैं। लेकिन असल जो मुकाबला होता है हमेशा से वो स्विंग स्टेट्स के अंदर होता है, जिसमें दोनों की पूरी पूरी मेजोरिटी होती है। यानी टक्कर का मुकाबला जहां पर होता है, 5, 7, 10 रियासतें होती हैं, ये स्विंग स्टेट्स होती हैं। असल लड़ाई वहां पर लड़ी जाती है। तो इनमें कैमला हैरिस लीड कर रही थी। लेकिन आज जो सर्वे सामने आया स्विंग स्टेट्स के अंदर, ट्रंप जो है वो कैमला हैरिस को लीड कर गया है। तो ट्रंप, आपको पता है, नेतन्याहू को कह रहा था कि जंग जारी रखो और इसको बढ़ाओ, उसका बराह रास्त असर। तो अब कैमला हैरिस क्या करेगी? मतलब ये सीधी सीधी हार है ना, एक ऐसा फैक्टर जिससे इलेक्शन बराह रास्त मुतासर हो रहा है और हुकूमत भी उनकी है। तो अब रियल प्रेशर आएगा। पहले तो कैमला लीड कर रही थी और वहां पर यह इशू भी है ना कि इजरायली लॉबी को नाखुश नहीं करना, और 63 लाख ज्यूज वोट है वहां पर, तो उनको भी तो नाखुश नहीं किया जा सकता। लेकिन जब कैमला हैरिस रह पीछे गई है, और किस वजह से कि जंग एस्केलेट मिडिल ईस्ट में कर रही है, ये मैं सबूत भी आपके सामने रख देता हूं कि इकलौता ये इशू है। ट्रंप लीड्स कैमला हैरिस ऑन हैंडलिंग यूक्रेन मिडिल ईस्ट वॉर्स। सिर्फ जंग का इशू मिडिल ईस्ट और यूक्रेन का, इसकी वजह से वो मतलब आगे, इस वजह से नहीं कि उनकी कोई डोमेस्टिक इश्यूज का मामला नहीं है, मिडिल ईस्ट वॉर और उसके बाद यूक्रेन वॉर, इस वजह से वो जनाब ट्रंप आगे चला गया है। तो अब कैमला हैरिस क्या करेगी? अब वो रियल प्रेशर आ गया। मैंने आपको बताया ना कि पहले ये था कि कैमला हैरिस लीड कर रही थी तो वो उतना ज्यादा नहीं कर रही थी, बस बयानात की हद तक। लेकिन अब वो जब रह पीछे गई है तो अब वो ना खुश करे किसी को या खुश करे, जीत तो वो नहीं रही, तो उसको वो रियल एक्शन जो है वो लेना पड़ेगा, वरना हार उसके सामने है। और जब ये इजराइल अटैक करेगा ईरान के ऊपर और आगे से ईरान अटैक करेगा, तो ये बहुत मेजर शिफ्ट आ जाएगा इन पॉइंट्स के अंदर। यानी अगर आज वो 4 पॉइंट्स पीछे हुई हैं तो ये 15 पॉइंट्स पीछे रह जाएंगे। बहुत मेजर शिफ्ट दोनों में आ जाएगा। तो अब वो रियल प्रेशर है। बहरहाल देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पर मामला। पहली बार फ़लस्तीनी तनाज़े के ऊपर इलेक्शन अमेरिका में हो रहा है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो ये ताज़ा तरीन इस वक्त की तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। आप अपनी राय ज़रूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।